जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन पढ़ेंगे, टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, लास्ट क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखा था, आर्ट एंड कल्चर। ठीक। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक, वो पढ़ने वाले हैं टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। ठीक। तो हेडिंग डालिए, टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। नगर टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। देखिए, हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। हमें जो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं एक्सकेवेशन में, तो वो ज्यादातर हमको टाउन या शहर मिले, और हमें ऐसे शहर मिले हैं जो बहुत प्लान तरीके से बनाए गए हैं। देखिए, अब हम सबसे पहले टाउन प्लानिंग इनकी पढ़ें, उससे पहले हम समझेंगे कि ये टाउन प्लानिंग होती क्या है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि कोई भी शहर प्लानिंग के तहत किस तरह बनाया जाता है। ठीक, इसी को कहा जाता है टाउन प्लानिंग, पूर्व नियोजन, नगर नियोजन। कोई भी नगर को अगर पूर्ण रूप से नियोजित तरीके से बनाया जाए तो उसको हम प्लान्ड टाउन प्लानिंग या हम नगर नियोजन कहते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे किसी भी शहर में पहले से प्लानिंग नहीं होती, लोग पहले बस जाते हैं और बाद में फिर शहर में बाकी सारी चीजें होती। आज की डेट में अगर हम बात करें तो कुछ हद तक हमारे इंडिया में जो चंडीगढ़ है, ठीक है, चंडीगढ़ आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। ठीक, चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक लौती ऐसी सिटी है जो कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो एक तरीके से पूरी प्लान तरीके से बनाई गई है। अब देखिए, प्लान्ड तरीके से कोई भी सिटी बनाने का वो क्या होता है, मतलब एविडेंस क्या है, मतलब किस सिटी को हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर इसको, शहर को प्लानिंग के तहत बनाया गया। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि जो घर बने होते हैं सबके, वो एक जैसे होते हैं। जो घर या हाउसेस बने होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आज की डेट में हम बात करें, आप किसी भी सोसाइटी में जाइएगा, ठीक है, मतलब जो सोसाइटी, वहां पर अगर आप उनके फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो कमोवेश सभी के फ्लैट एक जैसे बने हुए हैं। आप सोसाइटी में जाइए, ठीक, और वहां पर अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग सभी के घर एक जैसे बने हुए हैं। अंदर वो इंटीरियर कुछ भी चेंज कराते रहे वो बात की बात, लेकिन जो मेन कंस्ट्रक्शन है वो सबका एक जैसा है। ये कैसे हुआ? क्योंकि लोगों को वहां बसाने से पहले घर बनाए गए, पहले व्यवस्थित तरीके से बिल्डिंगों में घर बनाए गए, वहां पर धीरे धीरे फिर लोग रहना शुरू हुए। लेकिन वही आप शहर के कुछ और रीजन्स में चले जाइए जहां पर कोई सोसाइटी नहीं, जहां पर ज्यादातर लोगों ने इंडिपेंडेंट मकान बनवाए, वहां आपको कोई भी घर एक जैसा नहीं दिखेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये फर्क है कि आपको सोसाइटी में एक जैसे घर दिखेंगे, सारे फ्लैट्स एक जैसे दिखेंगे,
लेकिन वही अगर कोई इंडिपेंडेंट मकान है या कोई इंडिपेंडेंट कॉलोनी है जो सोसाइटी नहीं है, तो वहां पर आपको सभी घर अलग अलग जैसे अलग अलग नजर आएंगे। तो टाउन प्लानिंग का सबसे पहला उसूल ये होता है कि जो घर हैं वो एक जगह व्यवस्थित तरीके से बने। ठीक। दूसरा जो होता है टाउन प्लानिंग में, देयर शुड बी स्ट्रेट रोड्स, सड़कें सीधी होनी चाहिए। जब भी कभी आप यहां पर अगर आप देखें, आप किसी भी शहर में चले जाइए, ठीक, आपको टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिलेंगी, सीधी सड़क नहीं मिलेगी। ठीक। सीधी सड़क नहीं मिलेगी आपको, आपको टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिलेंगी। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग पहले बस गए, लोगों ने अपने घर बना लिए, उसके बाद जो जगह बची उसको फिर वहां से रोड निकाली गई, तो जाहिर सी बात है रोड टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। भाई अगर आप प्लानिंग करके बनाते हैं तो पहले आप घर बनाएंगे एक पर्टिकुलर जगह पे, सड़कें बनाएंगे, उसके बाद लोगों को वहां रहना शुरू होगा। तो जनरली जो टाउन प्लानिंग होती है उसमें जो स्ट्रेट रोड्स हैं, रोड जो रहती हैं, सड़कें जो रहती हैं वो बिल्कुल सीधी रहती हैं। ठीक। तो ये दो पॉइंट्स थे, एक तो व्यवस्थित तरीके से घर बनाया जाए, दूसरा स्ट्रेट रोड्स, और तीसरा जो होता है जल निकासी प्रक्रिया, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक। आपने देखा हो हमारे किसी भी शहर में, ज्यादा दूर नहीं जाते, हम अपनी राजधानी की बात करें, दिल्ली की। दिल्ली में अगर 4 दिन पानी गिर जाए अपनी रफ्तार से, तो शहरों में सड़कों पे नाव चलनी शुरू हो जाती है, ऐसे पानी की नौबत आ जाती है। कारण क्या है इसका? जल निकासी अच्छी नहीं होना, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होना। देखिए किसी भी शहर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है उसका जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम। हम अभी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे और यहां का ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी एक्सीलेंट था। आज वैसा जल निकासी हमारे पास प्रणाली नहीं है जैसी उस टाइम हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी सभ्यता जो आज की डेट में अगर हम बात करें तो 4800 साल पहले की सभ्यता है। आज से 4800 साल पहले ये सभ्यता बनी है। 4000, सॉरी, 4300, सॉरी, 4500 साल के आसपास। ठीक। तो उस टाइम पर ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया था जो आज नहीं है। कारण क्या? कारण है अनवांटेड कंस्ट्रक्शन करना। आप देखें दिल्ली में बहुत सारी इलीगल जो चीजें, कोई भी कंस्ट्रक्शन करवा लिया गया है। ठीक। लोगों ने नालियों के ऊपर, ठीक, देखिए ड्रेनेज सिस्टम में सबसे बड़ा काम कौन करती है? नाली, जिसको ड्रेन कहते हैं। नाली होती है ना, आप देखेंगे घरों के बाहर जो होती है अपने, नाली बनी होती है जो अपने यहाँ का गंदा पानी जो है वो शहर के बाहर ले जाती है। लोगों ने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा लिया। अब आप सोचिए कि इस तरीके से अगर आप करेंगे कंस्ट्रक्शन इलीगल तरीके से या बिल्कुल प्लान्ड वे में नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर बारिश में समस्या आएगी ड्रेनेज सिस्टम की। तो इसीलिए आप देखें कोई भी शहर आप उठा के देख लीजिए, 4 दिन बारिश होती है और पूरा शहर जो होता है वो पानी पानी हो जाता है, सड़कें पूरी पानी से भर जाती है। ठीक। तो ये क्यों हो रहा है? ये ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग नहीं होने की वजह से। क्योंकि जब प्लानिंग होती है तो उसमें हर चीज का ध्यान रखा जाता है, घर एक समान होने चाहिए, सीधी सड़कें होनी चाहिए। ठीक। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए। क्लियर? तो आपको टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन समझ में आया कि नगर नियोजन क्या होता है? ठीक। और हमेशा याद रखिएगा, नगर नियोजन हमेशा लोगों को बसाने के पहले सारी चीजें की जाती हैं, इसको नगर नियोजन कहते हैं। क्योंकि लोग एक बार बस गए, उसके बाद आप कुछ भी प्लानिंग करिए वो उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। जैसे आज की डेट में हम बात करें तो हमारे शहरों की जो सड़कें हैं, ठीक,
वो स्ट्रेट क्यों नहीं? क्योंकि लोगों ने पहले घर बसा लिए और बाद में जो जगह बची उससे सड़क बनाई गई। क्लियर है? तो टाउन प्लानिंग आपको समझ में आया क्या होता है। अब हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग पढ़नी है, ये हमें इनमें 4 पॉइंट्स देखने हैं। ठीक? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाउन प्लानिंग है, उसमें हमें 4 पॉइंट्स देखने हैं। 4 पॉइंट्स पर हम इनका पूरा टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इनकी सिटी या इनका नगर। ठीक? हम देखेंगे कि इनके जो शहर थे या जो इनके नगर थे वो कैसे बने हुए थे। ठीक है? कैसे इनका शहर बना हुआ था। दूसरी चीज हम देखेंगे कि इनके शहरों में जो मकान बने थे वो कैसे बने थे। हाउसेस, हिंदी में बोलते हैं मकान। ठीक? हम ये भी देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरीके के घर और मकान बने हुए थे। इसके बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें कैसी बनी थी, रोड्स। ठीक? सड़कें ये कैसी बनी थी हमें ये देखना है। और इसके अलावा हम बात करें तो इनकी जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम, ये पढ़ना। ठीक? तो इनकी 4 चीजें हमें पढ़नी है। ठीक? इसको बोलते हैं जल निष्कासन प्रणाली, जल निष्कासन प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक? तो ये 4 पॉइंट्स में हमको इनका टाउन प्लानिंग या नगर नियोजन पढ़ना। ठीक? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके शहर कैसे होते थे, नगर कैसा होता था। इसके बाद उन नगरों में घर कैसे बने हुए होते थे, सड़कें कैसी बनी हुई होती थी, और इनकी जल निष्कासन प्रणाली कैसी थी, ड्रेनेज सिस्टम कैसा। ठीक? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिटी या नगर। ठीक? तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में। ठीक? इसके बाद फिर हम अगला पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिटी। ठीक? तो हेडिंग डालिए सिटी या नगर हिंदी में। देखिए, मैं जब आपको क्लास में जब इनकी साइट्स पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे, मतलब मोस्ट ऑफ दी, ज्यादातर शहर जो थे ये 2 भाग में बटे हुए थे। मतलब इनके शहर जो थे वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थे, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। सबसे पहला था पश्चिमी शहर, वेस्टर्न सिटी, इसको कहा जाता था हिंदी में पश्चिमी शहर। ठीक है? इसको हम सिटाडेल भी कहते थे। क्यों कहते थे अभी बताऊंगा। इसके अलावा इसको हम फोर्ट भी कहते थे, फोर्ट सिटी। फोर्ट को हिंदी में बोलते हैं दुर्ग। ठीक? तो एक तो इसको वेस्टर्न सिटी कहा जाता था, पश्चिमी नगर। दूसरा, सिटाडेल इसको बोला जाता था क्योंकि यहां पर किले थे, दुर्ग थे। दूसरा जो हुआ करता था ये हुआ करता था ईस्टर्न सिटी, पूर्वी नगर। ठीक? इसको हम लोअर टाउन भी कहते थे। ठीक? लोअर टाउन को मतलब होता है निचला नगर, निचला नगर। तो इसको लोअर टाउन या निचला नगर भी कहा जाता था। ठीक? तो यहां पर जो शहर बटे थे वो 2 भाग में बटे थे। एक था पश्चिमी शहर, दूसरा था पूर्वी शहर। पश्चिमी शहर को सीटाडेल बोलते थे और पूर्वी शहर को लोअर टाउन कहते थे, निचला नगर। अब देखिए इनका जो कंस्ट्रक्शन हुआ करता था वो कैसे हुआ करता था। ये इनकी मोस्ट ऑफ द इंडस वैली साइट्स में ये वेस्टर्न सिटी हुआ करती थी। ठीक है? और ये जो हुआ करता था ये लोअर टाउन हुआ करता था। मैंने आपको बताया था, जब मैं साइट्स पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था। ये क्या हुआ करती थी, इनकी वेस्टर्न सिटी, और ये हुआ करता था इनकी ईस्टर्न सिटी, या इसको हम कहेंगे लोअर टाउन, या इसको कहेंगे वेस्टर्न सिटी या सिटाडेल। ठीक? इनका जो पश्चिमी नगर हुआ करता था, और यहां से ये देखिए इनके ज्यादातर शहर जो थे ना वो किसी न किसी नदी के किनारे थे। तो ये किनारे से क्या बहती थी, नदी बहती थी, रिवर। ठीक? इनके जितने भी शहर थे हमने देखा था सब शहर कोई ना कोई नदी के करीब हुआ करते थे।
तो जो इनका पश्चिमी शहर हुआ करता था वो नदी से थोड़ा मतलब जो लैंड सरफेस है उससे थोड़ा ऊपर बनाया जाता था, ठीक है। और जो पूर्वी शहर हुआ करता था वो थोड़ा नीचे हुआ करता था, मतलब पश्चिमी शहर के कंपैरिजन में वो कहता होता था नीचे हुआ करता था, ठीक। पहला पॉइंट तो ये। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो शहर हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उसका जो पश्चिमी शहर हुआ करता था वो एक सुरक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जिसको हम सिक्योरिटी वॉल कहते हैं। सुरक्षा प्राचीर, सिक्योरिटी वॉल। ज्यादातर शहर आपको दिखेंगे वेस्टर्न में कि वेस्टर्न शहर जो था वो एक दीवार से घिरा हुआ था, जिसको हम सुरक्षा दीवार कहते हैं, सिक्योरिटी वॉल, सुरक्षा प्राचीर, हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा प्राचीर। ज्यादातर शहर, मैं एक्सेप्शन बताऊंगा अभी, मैंने आपको साइट्स में भी बताया था, पॉइंट नोट करवाया था, मैं यहां पर भी बताऊंगा कि एक्सेप्शन भी है, बट ज्यादातर शहर ऐसे ही हुआ करते थे, ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए, एक तो सबसे पहली बात, पश्चिमी नगर जो था वो जमीन से थोड़ा ऊंचे स्तर पर हुआ करता था, ऊंचा हुआ करता था। इसके अलावा ये चारों तरफ से सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। और तीसरा पॉइंट, ये साइज में अगर आप देखेंगे तो ये छोटा हुआ करता था। साइज में क्या हुआ करता था, छोटा हुआ करता था। अगर आप देखें अभी भी तो वेस्टर्न सिटी का जो साइज है ईस्टर्न सिटी के कंपैरिजन में छोटा था। क्लियर, ठीक। इसके अलावा चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहां पर ये माना जा रहा है, क्योंकि देखिए क्या है, वेस्टर्न सिटी थी, एक तो नदी के जो तट था उससे ऊपर बनी हुई थी, अपर थी, इसके अलावा छोटी भी थी और सिक्योरिटी वॉल से भी घिरी हुई थी। इसका मतलब यहां पर कुछ ऐसे लोग रहते होंगे जो उस टाइम पर पावरफुल या बहुत जरूरतमंद लोग रहा करते होंगे, जिसको हम कहते हैं रूलिंग क्लास। देखिए आज की डेट में भी अगर हम कहें, ठीक, तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक, उनका जो प्रधानमंत्री आवास है, अगर आप, वैसे तो वो दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कितना बड़ा आवास बना है। क्यों बना है आप देखेंगे, वहां पर आप दिल्ली जाइए तो वहां पर आपको मंत्रियों के बंगले, ठीक, इसके अलावा आपको राष्ट्रपति भवन, ये सब देखने को मिलेगा। और ये एक पर्टिकुलर एरिया में बना हुआ है, और वहां पर आप देखेंगे कि सिक्योरिटी बहुत बड़े लेवल पर है। प्रधानमंत्री आवास में तो सिक्योरिटी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये शासक वर्ग है, ये रूलिंग क्लास है, ठीक। आज देश में कौन शासन कर रहा है, ठीक, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ठीक। तो जाहिर सी बात है ये शासक वर्ग है, ठीक है, रूलिंग क्लास। और आप देखें तो उनकी संख्या भी छोटी है, एरिया भी छोटा है, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी देखेंगे, इतनी सिक्योरिटी उनको मिली है, क्या इतनी सिक्योरिटी आम नागरिक को है? देश में आम नागरिक को है इतनी सिक्योरिटी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जिनको सिक्योरिटी मिली है वो रूलिंग क्लास है, शासक वर्ग है। क्लियर हो रहा है आपको ये? तो इसका चूंकि साइज छोटा होना, इसके अलावा चारों तरफ से सुरक्षा प्राचीर से घिरे होना, इसके अलावा लोअर सिटी से ईस्टर्न सिटी से तल पे ऊपर होना, इससे पता चलता है कि यहाँ पर उस टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट एलाइट क्लास रहता होगा, रूलिंग क्लास रहता होगा, शासक वर्ग। क्लियर है? ठीक, तो ये चीज क्लियर हुई आपको, ठीक। तो वेस्टर्न सिटी में आपने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहली बात तो कि वेस्टर्न सिटी जो रही है वो रिवर फ्रंट से, मतलब ये अर्थ से थोड़ी ऊंची रही, जमीन से थोड़ा ऊंचे में बसाया गया। इसके अलावा इसको चारों तरफ से सिक्योरिटी वॉल से घेरा हुआ था, सुरक्षा प्राचीर से। साइज में भी ये छोटा था, ठीक। और इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो इस वक्त का जो रूलिंग क्लास होगा वो यहाँ रहता होगा, रूलिंग क्लास, शासक वर्ग, ठीक। वहीं अगर हम ईस्टर्न सिटी की बात करें तो ईस्टर्न सिटी वेस्टर्न सिटी के कंपैरिजन में काफी बड़ा था,
बिग। इसके अलावा ज्यादातर शहरों में, ज्यादातर बात कर रहा हूं, एक्सेप्शन मैं नहीं बोल रहा हूं अभी, एक्सेप्शन मैं अभी आपको बताऊंगा। ज्यादातर शहरों में ईस्टर्न सिटी के लिए सुरक्षा प्राचीर या सिक्योरिटी वॉल नहीं मिली, मतलब इनमें सिक्योरिटी वॉल या सुरक्षा प्राचीर नहीं होती थी। जैसे आज की डेट में भी आम आदमियों के लिए सुरक्षा नहीं है, सिक्योरिटी आम आदमियों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए तो नहीं है। हाँ, पुलिस है, पुलिस वगैरह है, वो सब ठीक है, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं। लेकिन आप वही रूलिंग क्लास को देख लो, ठीक। तो इस समय पर भी क्या होता था कि जो आम लोग रहा करते थे, देखिए ईस्टर्न सिटी चूंकि बड़ा था, इसलिए यहाँ कौन लोग रहते थे, आम लोग। आज भी आप देखिए आम लोग कितने बड़े एरिया में रहते हैं और रूलिंग क्लास कितने एरिया में रहता है, ठीक। आम लोग तो बड़े एरिया में रहेंगे ना, क्योंकि आम लोग ज्यादा होते हैं, भाई रूलिंग क्लास तो कम है, ठीक है, लेकिन आम आदमी जो है वो ज्यादा है, ठीक। तो आम आदमी का जो रहना है वो बड़े एरिया में है। अब जाहिर सी बात है कि वेस्टर्न सिटी को ऊपर रखा गया है, तो ईस्टर्न सिटी कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी, ठीक। ताकि अगर नदी में बाढ़ आती है तो पहले ये शहर डूब जाए और उसके बाद फिर वेस्टर्न सिटी तक बात पहुंचे। समझ रहे हैं आप? तो इसको इसीलिए लोअर टाउन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लोअर टाउन? क्योंकि ये नीचे है। और वेस्टर्न सिटी को सिटाडेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे किलेबंदी है। सिक्योरिटी वॉल से घिरा होना मतलब क्या होता है? किलेबंदी। किसी भी किले में किलेबंदी क्या होती है? किसी भी किले को आप चारों तरफ सुरक्षा प्राचीर से घेर दीजिए तो वो किलेबंदी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको सिटाडेल बोलते थे, फोर्ट। फोर्ट हमारे यहाँ बोला जाता है, लेकिन यूरोप में जो दुर्ग होता है जिसको हम फोर्ट कहते हैं, उसको यूरोप में बोला जाता है सिटाडेल, ठीक। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया सिटाडेल। क्लियर? यूरोपियन कंट्रीज में फोर्ट को या दुर्ग को क्या कहा जाता है? सिटाडेल। समझ में आ गई आपको बात? ठीक। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए, ठीक है। हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर था वो दो भाग में बटा था, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर में रूलिंग क्लास रहा करता था, होगा, ये अजम्पशन लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको सुरक्षा की दीवार मिली। इसके अलावा जमीन तल से ऊपर मिला ये, ठीक, और साइज में छोटा, मतलब जाहिर सी बात है शासक वर्ग यहाँ रहता होगा। और दूसरा क्या था? ईस्टर्न सिटी, जो एक तो निचले स्तर पे था और दूसरा बड़ा था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन लोग रहते होंगे? आम लोग। अब मैंने आपको बताया कि हड़प्पा ही, सिंधु घाटी सभ्यता में ही कुछ एक्सेप्शंस थे शहरों के मामले में। याद करिए, मैंने एक साइट आपको बताई थी, चानूदारो। पन्ना पलटिएगा और देखिएगा, मैंने आपको चानूदारो के बारे में क्या बताया था, कि चानूदारो सिंधु घाटी सभ्यता की एक लौती ऐसी साइट है जिसमें ना पश्चिमी शहर में सिक्योरिटी वॉल बना है ना पूर्वी शहर में बना है, मतलब लैक ऑफ सिक्योरिटी वॉल, ठीक। कहाँ था ये? चानूदारो में, ठीक। तो मैंने आपको चानूदारो में क्या बताया था? नो सिक्योरिटी वॉल, कोई सुरक्षा प्राचीर यहां पर हमें नहीं मिली एविडेंस में। मतलब हमें ना पश्चिमी नगर में सुरक्षा प्राचीर मिली है और ना पूर्वी नगर, पूर्वी नगर में तो वैसे भी नहीं होती थी, लेकिन पश्चिमी नगर में भी सुरक्षा प्राचीर नहीं मिली है चानूदारो में। इसके बाद याद करिए, मैंने आपको एक और साइट पढ़ाई थी, लोथल, ठीक है। पन्ना पलट के सब देखिएगा, मैंने सारी चीजें बताई हैं। दूसरी जो साइट मैंने आपको बताई थी, लोथल। लोथल में क्या फर्क था, कि लोथल में चाहे वेस्टर्न सिटी हो चाहे ईस्टर्न सिटी हो, दोनों को एक ही सिक्योरिटी वॉल से घेरा हुआ था। मतलब इसमें चाहे पश्चिमी नगर हो चाहे पूर्वी नगर, दोनों को एक ही सुरक्षा प्राचीर से घेरा हुआ था, वन सिक्योरिटी वॉल, दोनों शहर। ये मैं आपको एक्सेप्शंस बता रहा हूं, ज्यादातर शहर तो ऐसे ही थे कि पश्चिमी नगर जो था वो सिक्योरिटी वॉल से घिरा रहता था, सुरक्षा प्राचीर से, और जो पूर्वी नगर था वहां कोई सिक्योरिटी वॉल नहीं थी। चानूदारो में क्या देखा हमने, कि दोनों में नहीं थी। और लोथल में क्या देखा, दोनों में थी, लेकिन दोनों में एक ही सिक्योरिटी वॉल से घिरा हुआ। क्लियर हो रहा है ये?
ठीक। इसके बाद अगला बात करें, अगला हमने आपको बताया था, एक और साइट बताई थी कालीबंगन। याद करिए, पीछे नोट्स पलटिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। कालीबंगन, कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता की एक लौती ऐसी साइट थी जिसमें दोनों शहर, पश्चिमी शहर और पूर्वी शहर, इन दोनों के लिए सेपरेट सिक्योरिटी वॉल था। मतलब दोनों ही शहर जो थे वो सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, कालीबंगन एक लौता। ठीक है, मतलब यहां पर दोनों, चाहे वो वेस्टर्न सिटी हो या ईस्टर्न सिटी हो, दोनों में सिक्योरिटी वॉल थी, सुरक्षा प्राचीर। ठीक। ज्यादातर शहरों में तो पश्चिमी नगर में हुआ करती थी। लोथल एक लौता है जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों में लेकिन एक ही सुरक्षा प्राचीर थी। ऐसे ही कालीबंगन एक लौता है जिसमें दोनों सेपरेट सिक्योरिटी वॉल हुआ करते थे। मतलब कि जो पश्चिमी नगर है वहां पर भी सुरक्षा प्राचीर थी, और जो पूर्वी नगर है वहां पर भी क्या थी, सुरक्षा प्राचीर थी, दोनों ही शहरों। क्लियर। तो ये था कालीबंगन। और इसके अलावा मैंने आपको एक और एक्सेप्शन बताया था। ठीक, याद करिएगा, धौलावीरा। मैंने आपको धौलावीरा के बारे में बताया था। धौलावीरा के बारे में आपको मैंने ये बताया था कि धौलावीरा पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की एक लौती ऐसी साइट है जिसमें शहर 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, 3 भाग। अभी तक हमने कितने भाग पढ़े? 2 भाग पढ़े, पूर्वी और पश्चिमी। ज्यादातर शहर वैसे ही थे, पूर्वी और पश्चिमी। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता की एक लौती ऐसी साइट है जिसमें जो शहर था वो 3 भाग में बटा। वेस्टर्न और ईस्टर्न तो था ही, साथ ही में एक मिडिल सिटी भी हुआ करती थी। समझ में आया आपको? तो ये 4 एक्सेप्शंस थे, ये नोट कर लीजिएगा। चानूदारो में कोई सिक्योरिटी वॉल हमको नहीं मिली। लोथल में दोनों के लिए कंबाइंड एक सिक्योरिटी वॉल मिली। कालीबंगन में दोनों के लिए सेपरेट सिक्योरिटी वॉल मिली। और चौथा तो शहरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक, ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आया? ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा पूरे पॉइंट। ठीक, 2 शहर थे, वेस्टर्न और ईस्टर्न। क्लियर है हुआ? तो नगर या हम बात करें सिटी, ये क्लियर हुआ आपको टाउन प्लानिंग में? ठीक, चलिए अगला बात करते हैं यहाँ के मकान, हाउसेस के बारे में। ठीक है, तो शहर हो गया। अब जो हम अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ के घर कैसे हुआ करते थे, मकान कैसे होते थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इनके मकान कैसे हुआ करते थे, हाउसेस। देखिए, इनके मकानों की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि इनके जो मकान हुआ करते थे ये सब पकी हुई ईंट के बनते थे। मतलब इनके यहाँ जो मकान बने हैं वो सब किसके बने हैं? पकी हुई ईंट के बने हैं। बेक्ड, या हम इसको बर्न्ड ब्रिक्स भी कहते हैं, पकी हुई ईंट। ठीक, तो पहला पॉइंट तो ये था कि जितने भी मकान सिंधु घाटी सभ्यता में बने, ज्यादातर मकान किसके बने हैं? पकी हुई ईंट के। ठीक, इसके अलावा ईंट का साइज भी हमने पढ़ा था, याद करिए। जो ईंट का साइज हुआ करता था, लेंथ, विड्थ और हाइट में अगर हम बात करें तो इसका क्या हुआ करता था? 4:2:1। मतलब इसकी जो लंबाई होती थी वो 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1। तो 4:2:1। ठीक है, ये ईंट का साइज हुआ करता था। ठीक, तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। ज्यादातर मकान हमको एक मंजिला मिले हैं, सिंगल स्टोरी। लेकिन कुछ मकान यहां पर हमको मल्टी स्टोरी भी मिले, बहुमंजिला। एक से ज्यादा मंजिल को क्या बोलते हैं? बहुमंजिला मकान, मल्टी स्टोरी। अब देखिए, हमें कैसे एविडेंस में समझ में आया कि ये मल्टी स्टोरी रहा? क्योंकि एक्सकेवेशन में हमको तो सिर्फ ईंट का बना मकान मिला। अब हम ये कैसे तय करें
कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी यहाँ पर, मतलब मल्टी स्टोरी मकान भी थे। तो जितने भी मल्टी स्टोरी मकान है, इसमें मकान के अंदर हमको सीढ़ी मिली है, लेडर, सीढ़ियां बनी हुई मिली है। ठीक। अब आप मुझे बताइए कि जो सीढ़ी है वो क्यों बनाई जाएगी? इसका मतलब कि वो मकान मल्टी स्टोरी रहा होगा, बहुमंजिला रहा। तो इन घरों से हमको क्या मिली है? सीढ़ियां मिली। तो सीढ़ियां बनी हुई थी, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, ठीक, कि यहाँ पर मल्टी स्टोरी मकान भी हुआ करते थे, बहुमंजिला, एक से ज्यादा मंजिल। और सिंगल स्टोरी तो हुआ ही करते थे। तो यहाँ दोनों तरीके के मकान हमको मिलते हैं, सिंगल स्टोरी और मल्टी स्टोरी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां से हमको जितने भी घर मिले, ठीक है, उसमें 2 से 3 कमरे हुआ करते थे। मतलब एविडेंस में हमको जितने भी घर मिले, ठीक है, तो उसमें 2 से 3 कमरे हुआ करते थे। इसके अलावा एक कोर्ट यार्ड हुआ करता था, आंगन मिला हर घर से। ठीक, घर का आंगन होता है ना, ठीक, तो हर घर से हमको आंगन मिला, कोर्ट यार्ड, ठीक है, आंगन मिला है। और तीसरा जो मिला है, वो हर घर से हमको बाथरूम मिला। ठीक, बाथरूम मतलब स्नान गृह। मतलब आज की डेट में अगर हम घरों में जिन चीजों की बात करते हैं, ये सारी चीजें उनके घरों से भी मिली। तो 2 से 3 कमरे, इसके अलावा आंगन, इसके अलावा स्नान गृह, बाथरूम, और इसके अलावा हमको किचन भी मिला है, रसोई घर। क्या मिला है? रसोई घर, जहाँ खाना वगैरह बना करता होगा। तो आज की डेट में हमारे जैसे घर होते हैं, ठीक, वैसा ही घर हमको सिंधु घाटी सभ्यता के भी मिले। आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो हमारे ज़्यादातर, अगर हम बात करें तो घरों में 3 से 4 कमरे होते हैं, 3 BHK, 4 BHK। ठीक है, ऐसे मकान आपने देखे हैं, फ्लैट्स। इसके अलावा फ्लैट्स में तो आंगन नहीं होता, बालकनी होती है। लेकिन आप इंडिपेंडेंट मकान अपना बनवाते हैं तो आप एक आंगन भी बनवाते हैं। ठीक, इसके अलावा बाथरूम होता है, किचन होता है। ठीक, ये सब उनके यहाँ भी मिला है। ठीक। तो चौथा पॉइंट क्या था? हर घर से हमको 2 से 3 कमरे मिले, आंगन मिला, स्नान गृह मिला और किचन मिला, रसोई। पांचवा पॉइंट, ये सब मैं घरों बता रहा हूं, इनके घर के पॉइंट्स नोट करते जाइएगा कि इनके मकान कैसे कैसे बने। इनके घरों के जो दरवाजे हुआ करते थे, डोर्स, डोर्स को हिंदी में बोलते हैं दरवाजा। घरों में दरवाजा होता है ना, मेन डोर, ठीक है, दरवाजा। तो इनका जो दरवाजा खुला करता था, ठीक है, वो गली की तरफ खुलता था। अभी मैं बताऊंगा ये गली क्या है। अभी आप सिर्फ नोट कर लीजिए, टुवर्ड्स द गली, मतलब कि गली की जो सड़क है उस तरफ इनके दरवाजे खुला करते थे। और इनकी जो खिड़की है, विंडो, विंडो को हिंदी में क्या बोलते हैं? खिड़की। ठीक, इनकी जो खिड़की थी वो मेन रोड की ओर खुलती थी। किधर की ओर खुला करती थी? मेन रोड की ओर। मतलब जब खिड़की खोलते थे तो वहां से क्या नजर आती थी? मेन रोड। और जो इनके दरवाजे थे वो जब खोलते थे तो कौन सी रोड नजर आती थी? गली की रोड। अब इनका किस तरीके से किया हुआ था ये मैं आपको एक डायग्राम से बता रहा हूँ। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, पांचों पॉइंट्स। ठीक, पांचों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इनके जो दरवाजे थे, डोर्स थे, वो गली की तरफ खुलते थे। और जो खिड़की थी वो किस तरफ खुलती थी? मेन रोड की तरफ। अब मैं आपको इनका नगर नियोजन बता रहा हूँ कैसे हुआ करता था।
ये इनका ऐसा कुछ शहर का पूरा वो हुआ करता था। ये इनका शहर का कुछ ऐसा वो हुआ करता था। ये जो आपको बीच से गैप नजर आ रहा है, ये सड़क हुआ करती थी इनकी, रोड। ये जो आपको नजर आ रहा है गैप बीच में, ठीक, ये इनकी सड़क हुआ करती थी। ठीक। इसके अलावा बात करें हम, ठीक, तो यहाँ इनके ऐसे मकान बने होते थे। ये मकान, एक मकान ये बना है, ये ऐसे लाइन से मकान हुआ करते थे, और एक मकान इधर बने ऐसे ही सेम, ये ऐसे मकान बने होते थे। ठीक। तो ये इनके मकान हुआ करते थे। ठीक। अब देखिए, इनका जो दरवाजा होगा, इधर वालों की बात कर रहा हूं मैं, इस मकान, इस तरफ के मकान वालों की, इनका दरवाजा इधर होगा, दरवाजा इधर हुआ करता था, और खिड़की इधर होती थी। खिड़की ऐसे। और ये जो दो मकानों के बीच से जो ये जा रही है, इसको गली की रोड कहते थे। और ये जो बाहर वाली रोडें हैं, इनको मेन रोड कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था ना, मेन रोड, गली रोड। ठीक। तो ये जो रोडें थी, ये गली में खुलती थी, ये रोड गली में। ठीक है। और ये जो बाहर वाली रोड हुआ करती थी, ये मेन रोड होती थी। क्लियर है? ठीक। तो ये जो मकान मैंने आपको बताया, इनके जो मकान हुआ करते थे, इनका जो दरवाजा था वो गली गली के ऊपर खुलता था, और जो खिड़की थी वो किधर खुलती थी? मेन रोड की तरफ। अब देखिए, इस टाइम पर भी अगर आप देखें कि ये लोग अपनी सिक्योरिटी या सुरक्षा के लिए कितने, मतलब एक तरीके से तारीफ होनी चाहिए कि इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन कराया गया। मतलब उस समय भी उनके दिमाग में ये चीज होती थी कि अगर मेन रोड की तरफ हम दरवाजा खोलेंगे, ठीक, तो भाई दरवाजा खुले तो किसी चीज से टकराने का डर है। भाई आज अगर आप देखें, तो जिनके मकान मेन रोड पे हैं, ठीक, उनके मन में हमेशा एक डर है, जैसे ही दरवाजा खुले कोई गाड़ी ना आके चढ़ा दे। वैसा ही डर यहाँ पे भी तो रहा होगा, बैलगाड़ी वगैरह चला करती थी मेन रोड पे। ठीक। तो इसीलिए इन्होंने दरवाजे किस तरफ इनके खुलते थे? गली की तरफ। और जो खिड़कियां हुआ करती थी वो किस तरफ खुलती थी? मेन रोड की तरफ। ये देखिए, यहाँ के भी दरवाजे इधर हुआ करते थे, और खिड़कियां इधर हुआ करती थी। देखिए, इधर की भी खिड़की किधर खुल रही है? मेन रोड के साइड खुल रही है। ठीक। और जो दरवाजा है वो किस साइड खुल रहा है? गली। समझ में आया आपको ये चीज? ठीक। तो इस तरीके से इनके ये मकान हुआ करते थे। ठीक। तो पांचों पॉइंट आपको समझ में आए। सबसे पहला तो इनके मकान पकी हुई ईंट के बने होते थे। दूसरा, जो ईंट थी उसका साइज हुआ करता था 4:2:1। इसके बाद इनकी एक मंजिला और बहुमंजिला मकान हुआ करते थे। इसके अलावा हर मकान में 2 से 3 कमरे, इसके अलावा आंगन, स्नान गृह, रसोई घर, बाथरूम, किचन सब होता था। और जो इनके दरवाजे हुआ करते थे वो गली की तरफ खुलते थे, और जो खिड़की होती थी वो किस तरफ खुलती थी? मेन रोड की तरफ। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्सेप्शंस भी थे। ठीक। एक्सेप्शंस क्या थे? देखिए, मैंने मकान में आपको बताया एक्सेप्शंस। अब इसमें बात करते हैं हम, इनके एक्सेप्शंस क्या थे। तो एक एक्सेप्शन लिखिएगा, लोथल। ठीक है। लोथल इसलिए क्योंकि लोथल में जो हमें मकान मिले हैं, उनमें जो दरवाजे थे, उनका मुंह किस तरफ खुलता था? मेन रोड की तरफ। ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। ज्यादातर शहरों में जो दरवाजे मकान के खुलते थे वो गली की तरफ खुलते थे। लोथल एक लौती ऐसी इंडस वैली की साइट है, ठीक, जहां पर जो दरवाजे हैं वो किस तरफ खुल रहे हैं? मेन रोड की तरफ। क्लियर? तो लोथल एक एक्सेप्शन केस था। इसके अलावा
कालीबंगन। देखिए मैंने अभी आपको बताया हड़प्पा संस्कृति के या सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर मकान पकी हुई ईंट के बने हैं, बर्न्ड ब्रिक्स या बेक ब्रिक्स बताया। कालीबंगन एक लौता ऐसा अपवाद है सिंधु घाटी सभ्यता में जहां कच्ची ईंट के जो मकान है वो बने। ठीक, मतलब कि जो कच्ची ईंट होती थी, रॉ ब्रिक्स, कच्ची ईंट, कच्ची ईंट के मकान बने हैं। यहाँ पे जो मकान बने हैं वो किसके बने हैं? कच्ची ईंट के। ठीक, बाकी मैंने आपको बताया ज्यादातर शहरों में मकान किसके बने थे? पकी हुई ईंट के। कालीबंगन एक लौता ऐसा है जहाँ कच्ची ईंट के मकान बने। और तीसरा लिख लीजिए, धौलावीरा। धौलावीरा अपवाद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पत्थर के मकान बने हैं, स्टोन के। हमें यहाँ से जो मकान मिले हैं वो किसके बने? पत्थर के बने। ठीक, तो कालीबंगन से हमको कच्ची ईंट के मकान मिल रहे हैं, धौलावीरा से हमको पत्थर के मकान मिल रहे हैं, और लोथल से मकान का दरवाजा जो है वो मुख्य सड़क की ओर खुल रहा है, ना कि गली की ओर। बाकी जितने भी हैं ज्यादातर के मकानों के जो डोर्स हैं वो किस तरफ खुल रहे हैं? गली की ओर। और खिड़की किस तरफ? मेन रोड की ओर। समझ में आया आपको? ठीक, तो ये घर आपको समझ में आया, मकान इनके। ठीक, इसके बाद अगला बात करेंगे इनकी सड़कें, रोड्स। ठीक, तो अगला पॉइंट नोट करिए, इनकी रोड्स, या हम बात करें सड़कें। ठीक है, अब इनकी रोड्स कैसी बनती थी? ठीक, सबसे पहला पॉइंट तो नोट करिए, इनकी जो रोडें थी, ठीक है, वो कच्ची ईंट की बनती थी। मड ब्रिक या रॉ ब्रिक, कच्ची ईंट की बनती थी। देखिए मकान किसके बनते थे? पकी हुई ईंट के। और सड़कें किसकी बनती थी? कच्ची ईंट की। ठीक, समझ में आया आपको? ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक, तो जो इनकी सड़कें थी, आपको जो इनकी सड़कें मिलेंगी वो या तो पश्चिम से, सॉरी, पूरब से पश्चिम की ओर जाती हुई मिलेंगी, ईस्ट टू वेस्ट, या इनकी सड़कें नॉर्थ टू साउथ जाते हुए मिलेंगी। देखिए पीछे डायग्राम, ये सड़क किधर से किधर जा रही है? नॉर्थ टू साउथ जा रही है, उत्तर से दक्षिण जा रही है। ठीक, और यहां पर जो मिली है इसमें पूर्व से पश्चिम तक जा रही है। अब देखिए पूर्व पश्चिम यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इमेज उधर से ली गई है। ठीक है, तो उनके लिए वो पूरब और पश्चिम था। तो यहाँ पर जो सड़कें थी वो पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, इन डायरेक्शंस में जा रही। ठीक, तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ आपको। ठीक, अब इसके अलावा आप अगर इन सड़कों को देखें, ठीक, तो ये सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काट रही हैं। देखिएगा ध्यान से। देखिए सड़कें जो हैं वो 90 डिग्री एंगल पर कब काटेंगी? जब सड़क बिल्कुल सीधी होगी। ठीक, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे सड़कें बिल्कुल क्या होती थी? सीधी होती थी। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर जो सड़क जा रही है और पूर्व से पश्चिम की ओर जो सड़क जा रही है, ये दोनों सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं। ठीक है, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। किस पे काट रही हैं? राइट एंगल। हिंदी में इसको समकोण कहते हैं। राइट एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? समकोण। ठीक, तो देखेंगे अगर आप तो सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं। ठीक है, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा होगा। ये उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है सड़क, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर। यहां पर आपको ये चौकोर बनता दिख रहा है एक, ध्यान से देखिए, यहां पर आपको ये चौकोर बनता दिख रहा है। ठीक, तो उत्तर से दक्षिण की ओर
और पूर्व से पश्चिम की ओर जो सड़क एक दूसरे को काट रही है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक चौराहा बना रहे हैं। चौराहा होता है ना जहाँ चार सड़कें मिलती हैं, उसको क्या कहा जाता है, चौराहा। ठीक। तो यहां पर जो ये चौराहा बनाया जा रहा है, इसको बोला जाता है ऑक्सफोर्ड स्क्वायर। ऑक्सफोर्ड स्क्वायर। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लीजिए ऑक्सफोर्ड चौराहा। ऑक्सफोर्ड चौराहा। ठीक। तो ऑक्सफोर्ड चौराहा बना रहे थे। अब इसको ऑक्सफोर्ड चौराहा ही के नाम क्यों पड़ा इसका, भाई इसका नाम ऑक्सफोर्ड चौराहा ही क्यों पड़ा। ठीक। तो इसका भी एक कारण है। ठीक। इस तरीके का जो स्क्वायर था, ठीक है, वो अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में बात करें, आधुनिक युग में, ठीक, तो वो इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड। याद करिए, यहां पर एक यूनिवर्सिटी भी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में। ठीक। तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में एक शहर है ऑक्सफोर्ड। यहां पर एक स्क्वायर चौराहा देखा गया मॉडर्न टाइम्स में। सबसे पहली बार वर्ल्ड में एक स्क्वायर देखा गया। इसीलिए हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में जो ये स्क्वायर मिला, ठीक, चौराहा मिला, इसको ऑक्सफोर्ड स्क्वायर नाम दे दिया। क्योंकि सबसे पहली बार ये स्क्वायर आधुनिक भारत में कहाँ दिखा, ऑक्सफोर्ड। इसीलिए इसको ऑक्सफोर्ड स्क्वायर या ऑक्सफोर्ड चौराहा। ठीक। तो समझ में आया आपको। तो रोड्स में सबसे पहले क्या समझ में आया आपको, ये सबसे पहला पॉइंट तो ये कच्ची ईंट की बनती थी रोड। ठीक। इसके अलावा बात करें दूसरा पॉइंट, इसमें जो रोड है वो नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, और ये एक दूसरे को राइट एंगल पर समकोण पे काट रही है। और ये जो चौराहा बना रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड स्क्वायर, ऑक्सफोर्ड चौराहा। और दोनों एक दूसरे को कितने पे काट रही हैं, 90 डिग्री। क्लियर। इसके अलावा आपको सड़कों में एक और पॉइंट याद रखना है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई है, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। ठीक। देखिए, ये आपको जाल नुमा पैटर्न नजर आ रहा है थोड़ा सा, अगर आप देखें ऐसे, ये क्या है, ये जाल तो है, ये ऐसा जाल नुमा आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा। अगर आप गौर से सड़कों को देखें, तो सड़क एक दूसरे को ऐसे ही काट रही है। और ये पूरा जो सड़क का जो पूरा शहर है, वो ऐसे ही रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में बटा हुआ है। ठीक। ठीक है, इसको बोलते हैं आयताकार जालूनुमा संरचना। जालूनुमा संरचना हिंदी में लिख लीजिएगा, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न को कहा जाता है आयताकार जालूनुमा संरचना। आयताकार मतलब रेक्टेंगल। ठीक। तो आयताकार जालनुमा संरचना, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। ठीक। तो यहां पर सड़कों में 3 पॉइंट्स आपको याद आया। ठीक। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि सड़कें कच्ची ईंट की बन रही थी। दूसरा, सड़क पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही थी। सड़क जो थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पे काट रही थी, राइट एंगल पे। और जो ये चौराहा बना रहे थे, उसको क्या कहा गया, ऑक्सफोर्ड स्क्वायर कहा गया। और इसके अलावा इनका जो पूरा सड़क का जो ग्रिड था पूरा, वो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न मतलब आयताकार जालनुमा संरचना बना रहा। ठीक। तो रोड्स के बारे में ये चीज समझ में आई आपको। ठीक। अब यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, एक्सेप्शन। ये सब रोड्स में नोट कर लीजिएगा। दोनों रोड्स कितने पे काट रही थी एक दूसरे को, रोड्स कट एट राइट एंगल, 90 डिग्री। इसको हिंदी में समकोण कहते हैं। तो रोडें एक दूसरे को कितने पे काट रही थी, राइट एंगल पर। और ये रोडें जो चौराहा बना रही थी, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड स्क्वायर। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक। और इनकी जो सड़कें थी वो किस पर बनी थी, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पर। मैंने आपको सब समझा दिया, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, जालनुमा।
ठीक है, संरचना थी इसकी, किसकी, इनकी, आयताकार जालनुमा संरचना। क्लियर, ये पॉइंट्स याद रहेंगे। आप यहां पर लिख लीजिए एक एक्सेप्शन। ठीक, एक्सेप्शन ये है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ज्यादातर सड़कें किसकी बनी हुई थी, कच्ची ईंट की। ठीक, लेकिन यहाँ पर मोइनजोदाड़ो में एक ऐसी सड़क मिली है, एक ऐसी सड़क मिली है जो पकी हुई ईंट की बनी हुई थी। याद रखिएगा, एक सड़क, ठीक, जो किसकी बनी हुई थी, पकी हुई ईंट की। ठीक है, एक ही सड़क मिली है जो किसकी बनी थी, पकी हुई ईंट की, मोइनजोदाड़ो से। ठीक, इसको मोइनजोदाड़ो का एक तरीके से कहा जाए, इसको मोइनजोदाड़ो का जो है, ठीक, एक ही सड़क मिली है, इसीलिए इसको नाम पड़ गया मोइनजोदाड़ो का राजपथ। तो अगर आपसे रोड्स में कोई एक्सेप्शन पूछेगा तो मोइनजोदाड़ो का राजपथ जो है, ठीक है, ये एक लौता एक्सेप्शन है जो पकी हुई ईंट की बनी है सड़क। बाकी जितनी भी सड़कें हैं सब किसकी बनी हुई है, कच्ची ईंट की बनी है। ठीक, तो सड़क समझ में आई आपको। ठीक, सड़कों का तरीका कैसा था ये समझ में आया आपको। ठीक, अब इसके बाद जो आखिरी पॉइंट आता है, ठीक है, वो है ड्रेनेज सिस्टम। आखिरी पॉइंट जो आता है वो है ड्रेनेज सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं जल निष्कासन प्रणाली। जल निष्कासन प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम, जल निष्कासन प्रणाली। देखिए, आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो घरों में गंदा पानी जो घर का होता है, ठीक, वो किसके थ्रू निकलता है, आज भी हमारे यहाँ नालियां बनी हुई हैं, ड्रेन्स। याद करें, कहीं पर भी आप जाके देखेंगे तो आपको नालियां मिल जाएंगी, ड्रेन्स मिल जाएंगी। ड्रेन्स को हिंदी में बोलते हैं नाली। आज भी जो पानी गंदा निकल रहा है वो नाली के थ्रू निकल रहा है, ड्रेन्स के थ्रू। सिंधु घाटी सभ्यता में भी नाली हुआ करती थी, लेकिन यहां पर दो तरीके की नाली हुआ करती थी। ध्यान से डायग्राम में देखिए, ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता का नगर जो नियोजन है ये समझ में आ रहा है। देखिए, इसमें एक जो नाली हुआ करती थी, मैंने आपको बताया था दो नालियां हुआ करती थी। एक नाली जो हुआ करती थी ये घरों से लग के हुआ करती थी, सटी हुई हुआ करती थी। आज की डेट में भी अगर आप देखें तो घरों से सट के एक नाली निकलती है। ठीक, जो घरों का गंदा पानी उस नाली में पहले जाता है। ठीक, तो ये जो नाली घर की तरफ हुआ करती थी इनको बोलते थे गली नाली, इनको बोला जाता था गली ड्रेन, गली की नाली। ठीक, तो जो गली की नाली हुआ करती थी, गली ड्रेन इनको कहा जाता था। इसके बाद यही जो ड्रेन हुआ करती थी यहां से सट के, यहां से सट के एक और नाली हुआ करती थी जो यहाँ पे मेन रोड से सटी हुई हुआ करती थी। ये मेन रोड से सटी हुई। घरों का जो गंदा पानी है वो इस गली वाली नाली में आता था और गली वाली नाली से ये किधर आ जाता था, मेन रोड की नाली में। ठीक है, जिसको मेन ड्रेन कहते थे। क्या बोलते थे इसको, मेन ड्रेन। ठीक, तो गली से पानी निकलता था और किधर आ जाता था, मेन नाली में आ जाता था। और मेन नाली से होते हुए ये जो है पानी बहता 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 शहर के बाहर चला जाता था किसी नदी या तालाब में। ज्यादातर शहर तो नदी के करीब थे तो नदियों में चला जाता था। तो इनकी जल निष्कासन प्रणाली समझ में आई। घरों से जो गंदा पानी निकलता था उसको सबसे पहले वो गली की नाली में जाता था। ठीक, वहां से फिर वो पानी किस नाली में चला जाता था, मेन नाली में चला जाता था। ठीक, और वहां से जो मेन नाली के थ्रू ये पानी
बहते 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 किधर चला जाता था, नदी या नाले में चला जाता था। और यहां पर भी हमको अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमको हर नाली में बीच में मेन रोड पर कुछ होल्स मिले, इसको मैन होल्स कहा जाता है। क्या बोला था इसको, मैन होल। देखिए आज की डेट में भी अगर आप देखें तो आपको सड़कों पे मैन होल दिख जाएंगे। ठीक, मैन होल क्यों बनाए जाते हैं भाई, नाली से पानी निकल रहा है, ठीक, मान लो नाली में कचड़ा फंस गया, भाई नाली में कचड़ा फंस सकता है, मान लो नाली में कचड़ा फंसा, तो उस नाली को, ठीक, कचरा फंस गया, अब वो कचरे को साफ कौन करेगा, तो किसी न किसी को तो मेन नाली में उतरना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैन होल्स बनाए गए थे, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति यहाँ से नीचे उतरेगा, मेन नाली से गंदगी साफ करेगा, कचरा साफ करेगा, ताकि पानी जो है वो प्रॉपर तरीके से बह सके। क्लियर हो रहा, तो यहाँ पर भी मेन होल हुआ करते थे। ठीक, तो तीन चीजें यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम में हुआ करती थी। एक तो गली की नाली हुआ करती थी, दूसरी मेन नाली हुआ करती थी, और नालियों की सफाई के लिए क्या हुआ करते थे, मेन होल हुआ करते थे। ठीक, ये चीज क्लियर हो रही है आपको। तो यहाँ पर आपको इसमें नोट करना है, ड्रेनेज सिस्टम में एक तो गली की ड्रेन होती थी, ठीक है, मतलब गली की नाली, मतलब जो घरों के उसमें होती थी, घरों का पानी सबसे पहले कहाँ जाता था, गली की नाली में, उसके बाद फिर वो पानी किधर चला जाता था, मेन ड्रेन में। मेन ड्रेन मतलब मुख्य नाली, और मुख्य नाली से होता हुआ, ठीक, मेन सड़क से होता होता ये पानी किसी न किसी नदी या तालाब में जाकर के गिर जाएगा। ठीक, तो ये इनकी थी जल निष्कासन प्रणाली। ठीक, और इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना है, इनमें जो नालियां बना करती थी, ठीक, वो पकी हुई ईंट की बनती थी, बर्न ब्रिक्स। देखिए मकान किसके बन रहे थे, पकी हुई ईंट के, सड़क किसकी बन रही थी, कच्ची ईंट की, और नालियां किसकी बन रही हैं, पकी ईंट की, याद रखिएगा। ठीक, तो ये किसकी बनी होती थी, पकी हुई ईंट की। क्लियर हो रहा है। अब यहां पर भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मैंने हर टॉपिक पर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन बताया, वैसे ही ड्रेनेज सिस्टम में भी क्या है, कुछ एक्सेप्शंस। ठीक, इनमें एक्सेप्शंस क्या हुआ, याद करिए, जब मैं आपको साइट्स बता रहा था तो मैंने आपको एक साइट बताई थी बनावली, जहां का ड्रेनेज सिस्टम सबसे खराब था, लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। याद करिए, पढ़िएगा, पीछे मैंने नोट्स में सब लिखा है। तो बनावली एक लौता ऐसा शहर था जहां की जल निष्कासन प्रणाली जो थी वो अच्छी नहीं थी। इसके अलावा मैंने आपको एक और साइट बताई थी, धोलावीरा। धोलावीरा में क्या बताया था मैंने आपको, कि यहाँ की जल निष्कासन प्रणाली एक्सीलेंट थी। पढ़िएगा, पीछे मैंने सब लिखा है। यहाँ की जल निष्कासन प्रणाली क्या थी, बहुत जबरदस्त थी धौलावीरा की, एक्सीलेंट ड्रेनेज। ठीक, और इसके अलावा एक पॉइंट और नोट करिएगा एक्सेप्शन में, कालीबंगन। कालीबंगन में जो हमको नालियां मिली हैं वो लकड़ी की बनी हुई मिली है, ये भी आप मैंने पीछे लिखाया हुआ। जो हमें नालियां मिली हैं वो किसकी मिली है, लकड़ी की बनी हुई। ठीक, तो लकड़ी की नाली जो है वो हमको कालीबंगन से। इसके अलावा बनावली से हमको ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला है, जल निष्कासन प्रणाली। और धौलावीरा से हमें सबसे बेहतरीन जल निष्कासन प्रणाली या एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम हमको मिला है। क्लियर हुआ। ठीक, तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग। ठीक, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखे कि इनकी जो टाउन प्लानिंग थी, ठीक, नगरीय जो एक नियोजन था वो कैसा होता था, घर एकदम सिस्टमैटिक एक जैसे बने हों, सीधी सड़कें हों, और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो।
हमने इनके टाउन प्लानिंग को 4 भाग में पढ़ा। सबसे पहले हमने देखे इनके शहर या नगर कैसे हैं। इसके बाद फिर हमने इनके मकान देखे, इनकी सड़कें देखी और इनका जल निष्कासन प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम देखा। शहरों की अगर हम बात करें तो शहर इनके 2 भाग में बटे थे, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर, वेस्टर्न सिटी और ईस्टर्न सिटी। वेस्टर्न सिटी को सीटाडेल कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर किलेबंदी की गई थी। ज्यादातर शहरों में ये सुरक्षा प्राचीर सिक्योरिटी वॉल से घिरा हुआ था। लोअर टाउन जो था वो बड़ा था, आम लोगों के लिए था और यहाँ पर कोई सुरक्षा प्राचीर नहीं थी। और ये चूंकि निचले स्तर पर था इसीलिए इसको लोअर टाउन कहा। मैंने कुछ उदाहरण के तौर पर एक्सेप्शंस बताए, जैसे चानुदारो में बताया कि वहां तो कोई भी सिक्योरिटी वॉल नहीं थी। लोथल में बताया कि एक ही सिक्योरिटी वॉल से दोनों शहर घिरे हुए थे। और कालीबंगन में तो दोनों शहरों के लिए सेपरेट सेपरेट सिक्योरिटी वॉल था। और धौलावीरा तो ऐसा शहर बन गया जो 3 भाग में बटा हुआ था। ये बताया हमने। इसके बाद फिर हमने इनके मकान देखे। इनके मकान एक तो पकी हुई ईंट के बनते थे। ईंट का जो क्रॉस सेक्शन था 4-2-1 का था। इसके अलावा यहाँ पर सिंगल स्टोरी और मल्टी स्टोरी मकान दोनों मिला करते थे। अब कोई भी मकान बहुमंजिला है ये हमें कैसे समझ में आया, तो घर के अंदर से हमको सीढ़ियां मिली। ठीक। इसके अलावा इनके जो घर हुआ करते थे उसमें 2 से 3 कमरे, इसके अलावा हमारे यहाँ आंगन हुआ करता था, बाथरूम हुआ करता था और किचन हुआ करता था। और इनके जो दरवाजे थे वो गली की तरफ खुलते थे और जो खिड़की थी वो किस तरफ खुलती थी, मेन रोड की तरफ। ये मैंने डायग्राम से आपको सारी चीजें समझाई थी। ठीक। जो इनके मकान थे उसका दरवाजा जो था वो गली की तरफ खुलता था और जो खिड़की थी वो किस तरफ खुलती थी, मेन रोड की ओर। इसमें मैंने आपको कुछ एक्सेप्शंस बताए थे, जैसे लोथल। लोथल में क्या था कि जो दरवाजा था वो किस तरफ खुल रहा था, मेन रोड की ओर। इसके अलावा हमने बताया आपको कालीबंगन। कालीबंगन में जो मकान बने थे वो कच्ची ईंट के बने थे। और धौलावीरा जहाँ पर मकान किसके बने थे, पत्थर के बने थे। ये हमने मकान में पढ़ा। उसके बाद हमने इनकी सड़कें देखी। सड़कें किसकी बनी थी, कच्ची हुई ईंट की। इसके अलावा सड़कें जो थी वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण और एक दूसरे को कितने एंगल पर काट रही थी, राइट एंगल पर 90 डिग्री। और ये जो चौराहा बना रही थी इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड चौराहा। ठीक। और रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न जाल नुमा, ठीक है, इनका वो था। और इसके अलावा इसमें एक्सेप्शन जो था वो था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में एक सड़क मिली है जिसको राजपथ कहा गया, जो पकी हुई ईंट की बनी थी। ठीक, ये एक्सेप्शन था। इसके बाद फिर हमने इनकी देखी जल निष्कासन प्रणाली, जिसमें 2 तरीके की नाली इनकी हुआ करती थी। एक नाली जो घर से लगी हुई थी जिसको गली नाली कहते थे, और एक जो मेन रोड से लगी हुई थी जिसमें मैन होल्स भी बने हुए थे, वो मुख्य नाली थी। पानी जो होता था वो गली की नाली से निकल करके और मेन नाली से होते हुए नदियों की तरफ चला जाता था। एक्सेप्शंस क्या थे, बनावली। बनावली में हमको ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला। इसके अलावा धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा से हमें बहुत बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम मिला। और कालीबंगन तीसरा एक्सेप्शन था, जहां पर जो नाली मिली वो किसकी बनी थी, लकड़ी की। क्लियर। तो ये था पूरा नगर नियोजन। ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। ठीक। देखिए हम बहुत आराम आराम से और बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। एक तरीके से आप इसको फाउंडेशन के रूप में ले सकते हैं, नींव मजबूत करने के लिए, क्योंकि मैं एक एक चीज एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। आप देखिए मेरा कोई भी टॉपिक जो है वो 50 मिनट से कम का नहीं, ज्यादातर 1 घंटे से ऊपर है। क्यों बता रहा हूँ मैं इतना डीप में, ताकि आपको इसका फायदा मिले, आपका एक बेस बन जाए। ठीक। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।